Welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी में और आज हमारा इसके ऊपर 6th लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951, जिसको हम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, IDRA 1951। अब ये IDRA इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हमारे लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ 1951 से 1991 तक इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया की इकॉनमी पे, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक इसी एक्ट ने जो है डिटरमाइन की है या इसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्ट एक्चुअली क्या कह रहा है। ये जो IDRA 1951 है, पहली चीज़ जो ये बता रहा है वो है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? पहली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बिजनेस यूनिट जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रही हो, ठीक है। एक फर्म भी आप कह सकते हैं, फैक्ट्री भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और लाइसेंस हासिल करनी है फ्रॉम गवर्नमेंट। ओब्वियसली गवर्नमेंट का कोई इदारा होगा इसके लिए। जब ही वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, तब जाके आप एक फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, क्या सबकी सब फर्म्स को, सबकी सब इंडस्ट्रीज़ को ये जो है रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस हासिल करनी थी? ऐसा नहीं था। ये जो एक्ट है ये खुद बताता है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जिनकी तादाद पहले 38 थी, इसमें जो है फिर इजाफा किया गया, कभी कमी भी की गई, तो इनकी तादाद ऊपर नीचे होती रही, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली फर्म्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन करनी ज़रूरी थी और लाइसेंस हासिल करनी ज़रूरी थी। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्राइवेट आदमी है, आप एक फर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री में आती है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और लाइसेंस हासिल करनी है, ठीक है। ये उन दिनों की हम बात कर रहे हैं, 1951 की। दूसरी चीज़ जो अब ये एक्ट कह रहा है, अब जब आपने यानी कि रजिस्ट्रेशन हासिल की, लाइसेंस हासिल की और अपने फर्म अपनी एस्टैब्लिश की, अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के ये इदारे हैं ये आपकी फर्म पे इंक्वायरी करते रहेंगे, इंक्वायरी ऑफ द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, रॉ मटेरियल किस किस्म का है, सप्लाई किस किस्म की है, कहाँ कहाँ आप ये बेचते हैं, ऑल द थिंग्स जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, ये सब उन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, जांच पड़ताल करते रहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, जांच पड़ताल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान अगर इनको ये बात पता चली कि भाई आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इमेजिन आपने एक फर्म बनाई है, करोड़ों रुपया इस पे लगाया है और एक दिन अचानक आपको नोटिस मिल रही है कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी लाइसेंस ख़त्म। तो दैट मीन्स कि इवन इफ अगर आपने कितना भी पैसा लगाया हो तो फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपका कारखाना फ़िलहाल बंद जब तक रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं होगी। सो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब गवर्नमेंट का ये इदारा इतना पावरफुल है कि ये फर्म्स को जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, लाइसेंस कैंसिल करेगा। चौथी चीज़, या ये भी कह सकता है कि भाई आपने रिफॉर्म्स करने हैं, ये डायरेक्शंस पास करेगा कि ये चीज़ आप में ख़राब है, गलत है, तो इसमें तब्दीली लाएं आप, तो रिफॉर्म्स के लिए बताएगा। हालांकि आप एक प्राइवेट फर्म है, फिर भी गवर्नमेंट आपके ऊपर इतनी, आपके काम में इतना मुदाखलत कर सकता है, ठीक है। ये उन दोनों की हम बात करें। और फिफ्थ वन इज़ की, ताकि ये कंट्रोल था ऑन प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एटसेट्रा। तो आपका जो प्राइस है, आपके यानी प्रोडक्ट्स जो है उनका प्राइस जो है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई है वगैरह, तो उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट का अब कंट्रोल था इस एक्ट के ज़रिए से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट।
तो इससे ये बात पता चलती है कि ये एक्ट किस नौइयत का था। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, इंक्वायरी, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, डायरेक्शंस ऑफ रिफॉर्म आ सकते हैं, या फिर कंट्रोल ऑन प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें होंगी जिन जो इंडस्ट्रीज़ इस एक्ट के तहत आती हों। ठीक है, तो ये इट वॉज अबाउट कि ये एक्ट क्या था। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली, क्यों ये किया गया। तो पहली चीज़, इसका मकसद था रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इस एक्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो ऐसे है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट्स ठीक बन रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि सब लोग एक ही इंडस्ट्री में चले जाते हैं, फिर सब लोग यही फर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही फर्म पे एक ही इंडस्ट्री पे कंसंट्रेशन होती है, बाकी इंडस्ट्री जो होती है, बाकी एरियाज़ जो प्रोडक्शन में होते हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो उससे मुल्क जो है, कंट्री जो है वो कमज़ोर रहती है, क्योंकि मुल्क तब तरक्की करता है, मजबूत बन जाता है जब सब एरियाज़ में प्रोडक्शन हो रही हो। तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ये एक्ट इसका काम क्या था। इसका काम ये था कि भाई आप तब करेंगे इन्वेस्ट जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, जब आपको लाइसेंस मिलेगी। अब गवर्नमेंट ना दे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ना हो तो आप क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है आपने किसी दूसरे एरिया में दूसरी चीज़ पे आपने अब इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम दिस इंडस्ट्री ए टू इंडस्ट्री बी बिकॉज ऑफ दिस लाइसेंसिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ने यानी कि नाफिज किया। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलीज। अब क्या होता है कि एक फर्म होती है जो कामयाबी, चूँकि पहले जो फर्म आएगी मार्केट में तो वो प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो उसके पास कैपिटल आता है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स आता है, उसके पास काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, तो फिर वो बाकी फर्म्स को उभरने से रोकती है। ठीक है, और धीरे धीरे पूरे मार्केट पे कब्जा जमाती है। ठीक, अब इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया, ये एक्ट जो है वो सामने लाया गया। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी फर्म को अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, दूसरा कोई यूनिट लगाना है, एस्टैब्लिश करना है, तो वो तब कर सकता है जब उसको गवर्नमेंट परमिशन दे, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो इसके ज़रिए से, इस एक्ट के ज़रिए से अब ये जो कोशिश थी वो ये थी कि मोनोपोलीज़ को रुकाया जाए, यानी कि एक ही फर्म पूरे मार्केट पे कब्जा करेगी, इस चीज़ से रुकाया जाए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, ये स्मॉल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ए बंदा है वो स्मॉल बिजनेस रन का है, कोई बड़ा बंदा है वो जो है ए बिजनेस रन कर रहा है। ठीक, तो एक ही चीज़ें बना रहे हैं। तो जो बड़ी फर्म होती है उसके पास ये ताकत होती है कि वो छोटी फर्म को जो है वो निपटा दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये फिर प्रोटेक्ट नहीं होगी। अब अगर आप कोई छोटी सी चीज़ बना रहे हैं, अब वही चीज़ एक बड़ी फर्म बना रही है, तो उसके पास कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास तो हर कोई चीज़ है, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बना सकती है और आपको मार्केट से भगा सकती है। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अब छोटी फर्म्स को बचाने के लिए जब ये एक्ट जो है पास किया गया, अब ये कैसे बच सकती हैं इस एक्ट के ज़रिए से, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं मिलेगी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं मिलेगी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो फिर तो ये फर्म बच जाएगी, वरना बड़ी फर्म्स आके इसको निगल जाएंगी। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया। और चौथी चीज़ है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे एग्जांपल बॉम्बे। हाँ, आज मुंबई हम इसको कहते हैं। तो बॉम्बे में फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब आप चाहेंगे कि मैं भी वहाँ पे ही एस्टैब्लिश करूँ अपनी इंडस्ट्री, अपनी फॉर एग्जांपल कोई फर्म, ठीक है, कोई कारखाना। तो अब आपको गवर्नमेंट से जो है रजिस्ट्रेशन करानी है, परमिशन लेनी है, वो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नहीं देंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप झारखंड में जाए, वहाँ पे आपको देंगे, आप किसी राजस्थान में जाए वहाँ पे देंगे, आप किसी और स्टेट में, उत्तर प्रदेश में जाए वहाँ पे आपको देंगे। तो ये आपको ब्लॉक किया जाता है, दूसरे जो ऑप्शन है वो आपके सामने रखे जाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर आप दूसरे ऑप्शन चूज़ करते हैं अगर आपको बिजनेस करना हो। तो इस तरीके से अगर एक रीजन डेवलप्ड है तो दूसरा रीजन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप्ड होगा। तो इसलिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी ये जो यानी कि कानून है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये लाया गया। ठीक है,
अब हम फाइनली देखते हैं कि इसके नताइज क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या थे, इम्पैक्ट इसका क्या था इकॉनमी पे। नंबर 1 तो ये था भाई कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी, वो तो बात हमने समझ ली। अगर गवर्नमेंट आपके पीछे है, देख रही है, पूरा रेगुलेट कर रही है, तो आप भाग नहीं सकते, तो वो चीज़ तो थी। लेकिन दूसरी चीज़ जो हुई उसको हम कहते हैं लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दफ्तर है, ऑफिसर्स हैं, उनके हाथ में ये चीज लाइसेंस देना है, ठीक है, वो लाइसेंस देंगे और लाइसेंस जब भी आपको मिलेगी, रजिस्ट्रेशन जब भी आपको होगी, तब जाके आप काम कर सकते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा मसला है तो दैट मीन्स राज तो उनका चल रहा है, लाइसेंस का राज चल रहा है, ठीक है। जब तक लाइसेंस नहीं है और जिसके पास लाइसेंस का कंट्रोल है उसके पास कंट्री का कंट्रोल है या इंडस्ट्री का कंट्रोल है, या कम से कम उन इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल है जो इस कानून के तहत आती है। तो इसलिए ये एक नई चीज़ यहाँ पे वजूद में आ गई और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा मसला जो हुआ दैट इज़ कॉल्ड एज करप्शन। अब करप्शन कैसे हुआ? देखिए, अगर आप एक बड़े बिजनेस पर्सन हैं तो आप चाहते हैं कि आप किसी और जगह जो है अपनी फर्म एस्टैब्लिश करेंगे, तो आपको चाहिए परमिशन, आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन और आपको चाहिए लाइसेंस। तो आप जाके ऑफिसर को पैसे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये लाइसेंस किसी और को मिलना चाहिए था, मिल गया आपको, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा वेल्थ है, तो दैट मीन्स कि करप्शन बढ़ गया। और इसी तरह अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियंस आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इससे करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जो भी बुरी टर्म्स हैं वो आप अप्लाई करें, वो सब चीज़ें इसके वजह से हो गई। तो ये लाइसेंस राज और करप्शन जो है ये एक मेन मसला बन गया इंडियन इकॉनमी में, जिसकी वजह से मसाइल फिर पैदा हो गए। और तीसरी चीज़ जो इसका इम्पैक्ट था दैट वाज व्हाट वी कॉल एज स्टिफलिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहते हैं दिन ब दिन इंडस्ट्रीज़ का ग्राफ बढ़ना, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इकॉनमी में आ जाना, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इस कानून ने, इस एक्ट ने उस प्रोसेस को हैम्पर किया, नुकसान किया, उसको रोक दिया। वो कैसे? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की। अब आप चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूं, आपको कहा जाता है नहीं, आपने तो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में करना है, यहाँ तो हम इजाज़त नहीं देंगे। तो ये मसला बन जाएगा आपके लिए, आप तो करेंगे ही नहीं। या अगर 100 बंदे होंगे, 100 में से 2-3 चले जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन अक्सर लोग तो करेंगे ही नहीं। तो जब आपके पास फ्रीडम नहीं है, कहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना बनाएंगे, उसका प्राइस क्या रखेंगे, ये सब फ्रीडम आपके पास है ही नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर नहीं होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि फ्रीडम होनी चाहिए। इसके अलावा जब अब नेपोटिज्म हो गया, करप्शन हो गया, अब कुछ ही लोग जो है वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ही बिजनेस हाउसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपटीशन खत्म, कंपटीशन डाउन, वो खुद ही इधर भी बना रहे हैं, उधर भी बना रहे हैं, तो कंपटीशन कम। जब कंपटीशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट्स में एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो मुतासर हो जाती है। जब आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल नहीं हो जाएंगे। तो ये मसला हो गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी है वो फिर मुतासर हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो माहौल होना चाहिए, लेकिन वो माहौल किसने ख़त्म किया? ये जो कानून था इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951। और चौथी चीज़ जो इस एक्ट की वजह से हुई वो था कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, अब आप ही बड़ी बड़ी और फर्म्स बना रहे हैं, बाकी लोग तो ऑलरेडी आउट है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, उनके पास रिश्तेदार नहीं है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एट्सेट्रा। इसलिए ये दौलत वही लोग कमा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी दौलत है। तो ये इश्यूज हो गए, ये जो एक्ट था इसकी वजह से, और इसलिए 1991 इनफैक्ट 1980s से ही धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम किया जाने लगा और फिर 1991 में इसको ऑलमोस्ट एबॉलिश ही किया गया, ख़त्म ही किया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951 एंड आई होप कि आपने ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।